दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्यों बिगनर फोटोग्राफर्स को ये कंप्लेंट रहती है कि उनकी फोटोग्राफी जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है और वो लगातार 10 महीने 11 महीने 1 साल 2 साल के बाद भी जो है उनकी फोटोग्राफी के अंदर जो है कोई फ़र्क नहीं आता। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ उनकी फोटोग्राफी की क्वालिटी की, उसकी फिनिश की, उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की और एक जो हम कहते हैं जैसे कि एक बिगनर का प्रोफेशनल लेवल की तरफ जाना, वहाँ वो चीज़ नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वो 8 ऐसी मिस्टेक्स जो बिगनर फोटोग्राफर जाने अनजाने में करते हैं या कर रहे हैं और उन्हें पता नहीं होता। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए और यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर आप इन 8 मिस्टेक्स पे ध्यान देंगे जो आज मैं बताने वाला हूँ, उस पर सीरियसली काम करेंगे, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 8 to 10 मंथ्स आप देखेंगे 1 साल के अंदर अंदर आप एक बिगनर से बिल्कुल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ज़रूर बनेंगे दोस्तों। तो इन चीज़ों को आज जो 8 पॉइंट्स है इसको आपको ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, होता यह है एक बिगनर फोटोग्राफर का सबसे बड़ी जो एक गलती होती है, या आप कह सकते हैं कि जाने अनजाने में वो एक गलतियां करता है, वो ये है कि वो अपना बहुत सारा जो टाइम है वो गियर्स को सर्च करने में, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जो है दे स्पेंड टू मच टाइम ऑफ सर्चिंग न्यू गियर्स और राइट गियर्स फॉर देम एंड दे आर नॉट डूइंग इनफ प्रैक्टिस। यानी कि वो अपना अभ्यास है फोटोग्राफी का वो ज़्यादा ना करके जो है इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी कि दिन भर बैठ के यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखना, गूगल के ऊपर नए नए गियर्स को सर्च करना और उसके बारे में सोचना कि भाई मैं ये गियर ले लूँगा तो मेरी फोटोग्राफी अच्छी हो जाएगी, और अगर मैं वो फलाना लेंस ले लूँगा, फलाना गियर, फलानी लाइट खरीद लूँगा या ये चीज़ लूँगा। अब इसमें क्या है, ये देखना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें बहुत सारा टाइम इसी में दे रहे हैं और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। देखिए फोटोग्राफी दोस्तों एक प्रैक्टिस का ही सारा खेल है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी फोटोग्राफी होगी। और आपके पास जो भी गियर है दोस्तों, आपको उसके साथ ही आप शुरुआत करिए, ना कि आपको समय वेस्ट करना है कि मैं ये गियर ले लूँ कि वो गियर ले लूँ। वो अपनी जगह ठीक है दोस्तों, जो भी आपको गियर्स लेने हैं, लेकिन अभी जो आपके पास में गियर हैं वो भी कम नहीं है दोस्तों। चाहे आपके पास में एक बिल्कुल बेसिक कैमरा हो या बिगनर लेवल का कैमरा, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि दोस्तों आपको फोटोग्राफी सीखनी है, उसके बारे में आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। कैमरा आप अच्छा या जो भी आपको एक हाईटेक चाहिए वो आप बाद में भी ले सकते हैं। पहले आप फोटोग्राफी को सीखिए, पहले उसको समझिए फोटोग्राफी है क्या। मैं आपको बताऊं, देखिए दोस्तों, ये मेरा आप कैमरा देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा कैमरा है निकॉन D300। ये आज भी मेरे पास में है और बहुत पुराना कैमरा है। इसके पहले मेरे पास होता था निकॉन D200, उसके पहले D100 था। तो जो भी कैमरा मेरे पास जब भी रहा, तो मैंने ज़्यादा टाइम इसमें नहीं बिताया कि यार मैं ये कैमरा ले लूँ कि वो कैमरा ले लूँ जिससे मेरी फोटोग्राफी अच्छी हो। जो भी गियर्स मेरे पास थे, जो भी कैमरा मेरे पास था, उस पर मैंने ये सोचा कि मैं इसके ऊपर ही अपना टाइम डालूँ, मैं प्रैक्टिस करूँ, इसमें जो फीचर्स अवेलेबल हैं पहले उन्हें अच्छे से यूज़ करना सीखूँ और अपने क्राफ्ट को जो है वो मैं आगे बढ़ाऊँ। बाकी जो फीचर्स हैं वो थोड़ा बाद में जब भी पैसा आएगा खरीद के हम उसको ले लेंगे। बट जो दोस्तों फोटोग्राफी का आर्ट है वो आप तभी सीख पाओगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जो भी गियर आपके पास में है आप उसके साथ ही काम करिए। और अगर आप एक नया कैमरा ले रहे हैं तो आप एक टारगेट दीजिए कि मुझे इतने दिन में एक रिसर्च करके अपने कैमरा को डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर अगर आप बहुत सारा समय ऑनलाइन पे यूट्यूब वीडियोज़ में और आप इन चीज़ों में सिर्फ यही देखते रहेंगे, रिव्यूज़ देखते रहेंगे, हम भी करते हैं रिव्यू, लेकिन अगर आप दिन भर बैठ के ये काम करते हैं दोस्तों, तो मान के चलिए भले ही आपने अच्छा कैमरा ले लिया हो या आपके पास में गियर्स और भी खूब सारे हों, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट एंड प्रैक्टिस इज एवरीथिंग इन फोटोग्राफी दोस्तों। अब जो दूसरी गलती है दोस्तों वो बिगनर फोटोग्राफर करते हैं, दे आर चूजिंग रॉन्ग मोड्स वाइल शूटिंग पिक्चर्स। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए रॉन्ग मोड्स बेसिकली कोई राइट रॉन्ग नहीं होता। फोटोग्राफी के अंदर कैमरे में हर तरह के मोड्स होते हैं, उसका एक मतलब होता है। यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि एक बिगनर जो है वो अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे भी शूट करता है, एक ऑटो प्रोग्रामिंग मोड पे भी शूट करता है, एक शटर प्रायोरिटी पे भी शूट करता है, और धीरे धीरे वो मैनुअल सेटिंग्स की तरफ जाता है जहाँ पे उसका जो कमांड है कैमरे पे वो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एज अ बिगनर ये सोचने वाली बात है कि कब कौन सा मोड चूज़ करना है, किस सिचुएशन के अंदर आपको जो है शटर प्रायोरिटी को यूज़ करना है या अपर्चर प्रायोरिटी मोड को यूज़ करना है, या फिर आपको मैनुअल सेटिंग्स पे जाना है या ऑटो प्रोग्रामिंग पे। यहाँ पर मैं दोस्तों ऑटो प्रोग्रामिंग वाला जो मोड है उसके ऊपर जो है ऑटो प्रोग्राम वाले मोड को मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, क्योंकि वो एक तरह का
होता है कि भाई वहाँ सब कुछ जो है कैमरा ही डिसाइड कर रहा है और आप एक तरह का जो है डिवाइस चला रहे हैं, यानी कि आपने गाड़ी तो अच्छी ले ली लेकिन ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है, आपको ड्राइविंग प्लेजर मिल ही नहीं रहा। तो वो ऑटो प्रोग्राम वाला कुछ ऐसा हिसाब किताब है। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि शटर प्रायोरिटी मोड को कब यूज़ करना है। मान लीजिए आप पैनिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं तो वहाँ पर फिर आपको समझना है कि भैया इसके अंदर अगर मैं शटर प्रायोरिटी मोड यूज़ करूँगा तो मेरे लिए अच्छा रहेगा। या अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, शुरू में आपको नहीं पता कि डेप्थ ऑफ फील्ड या ब्लर को इमेजेस कैसे करते हैं, तो भैया आप सीधा 2.8 का लेंस जो भी आपके पास है, 1.8 है बेसिक 50 mm का लेंस, वहाँ आप 1.8 अपर्चर डालिए और जो है सीधा अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे शूट करिए। कैमरा जो है आपको शानदार ब्लर या आपकी जो भी इमेजेस हैं बोके वाली, वो सब आपको शूट करके देगा। बट आप उनसे सीखिए, अपने हर पिक्चर को आप अच्छे से देखिए और नोटिस करिए कि आपने कौन से मोड पर कौन सी पिक्चर ली है, उसकी स्टडी करिए। तब आपको समझ में आएगा कि आपने किस मोड पे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और धीरे धीरे जो है आप मैनुअल मोड की तरफ जाइए, जहाँ पर आप खुद अपनी शटर स्पीड, अपना अपर्चर और अपनी जो ISO है वो आप खुद डिसाइड करें कि आपको किस तरह से किस सीन के अंदर किस सिचुएशन में आपको वो सेटिंग्स लगानी है। इसके ऊपर देखिए दोस्तों, इसे हम कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल। तो अब एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है उसके ऊपर आपको काम करना है दोस्तों। अब यहाँ पर बहुत सारे फोटोग्राफर क्या करते हैं, कैमरा तो अच्छा ले लेते हैं ये सोच के कि भैया मैंने इसके रिव्यूज़ देख लेते हैं, इसके वीडियोज़ बहुत सारे देखे। अब वो ना तो एक्सपोजर ट्रायंगल को समझते हैं, ना फोटोग्राफी के बेसिक्स को, ना उसके फंडामेंटल्स को, ना ये एक्सपोजर ट्रायंगल कैसे काम करता है। मैं अभी डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लगा रहा हूँ, 2 वीडियोज़ बेसिकली, एक कैमरा बेसिक्स का और एक कैमरा बेसिक्स का, और दूसरा जो वीडियो है वो है फोटोग्राफी बेसिक्स, यानी कि जहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक्सपोजर ट्रायंगल काम कैसे करता है। तो अगर आपने एक्सपोजर ट्रायंगल समझ लिया, आपने कैमरा बेसिक्स को समझ लिया, तो यहाँ समझ लीजिए आपकी 70% प्रॉब्लम जो है यहीं सॉल्व हो गई। तो इस बात का दोस्तों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये गलती मत करिए कि आप कैमरा खरीद के जो है कुछ भी रॉन्ग मोड्स के अंदर शूट कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी सेटिंग लगा रहे हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही होगा। और फिर बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर से कंप्लेंट करते हैं नीचे कमेंट भी करके कि सर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही, पिक्चर जो है वो ठीक से नहीं आ रही है, लाइटिंग ठीक से नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की कंप्लेंट्स होती है। वो ज़्यादातर कंप्लेंट्स इसलिए होती हैं कि आपने फोटोग्राफी की बेसिक्स की ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, ज़्यादा आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, ना उसको समझा, और आपने जो भी मोड्स लगाए वो गलत मोड्स अप्लाई किए। अब जो तीसरी गलती बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं वो वाइट बैलेंस को नहीं समझते। यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना है कि वाइट बैलेंस फोटोग्राफी में, स्पेशली डिजिटल फोटोग्राफी में कैसे काम करता है। अब इसके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाया है, वाइट बैलेंस को कैसे करेक्ट करते हैं। आप ढूंढ लेना वाइट बैलेंस मनीष सक्सेना डाल के, आपको वीडियो मिल जाएगा, मैंने पूरा डेमो करके बताया है। बट यहाँ पर अंडरस्टैंड वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस क्या होता है, देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों। वाइट बैलेंस एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम कैमरे को जो है वो चश्मा पहना रहे हैं। देखिए अगर मेरी आंखें कमज़ोर है तो मैं अपना चश्मा इस तरह से लगा लेता हूँ और उसके बाद मैं अपने मोबाइल से पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, मुझे देखने के लिए चश्मा चाहिए। इसी तरह से दोस्तों जो कैमरा है उसकी जो आंखें हैं दोस्तों, वो अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में जो है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। मान लीजिए एक ऐसी लाइटिंग कंडीशन में आप शूट कर रहे हैं जहाँ पर येलो लाइट है, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, पिंक लाइट है, अलग अलग कलर्स की लाइट्स आ रही है, या आप ऐसी सिचुएशन में शूट कर रहे हैं जहाँ पर लाइट बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, या ऐसी कंडीशन में जहाँ पर अलग अलग तरह की लाइटिंग है, एक तरह की लाइटिंग सोर्स नहीं है, या आप स्ट्रोब लाइट यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश लाइट यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा जो है अवेलेबल लाइट यूज़ कर रहे हैं आप, जो भी नेचुरल लाइट है, तो आपका जो कैमरा है वहाँ पर उस वक्त वो कलर्स नहीं पढ़ पाता, यानी कि कौन सी लाइट आ रही है। मान लीजिए मेरे ऊपर यहाँ लाल लाइट आ रही है, यहाँ पीली लाइट आ रही है, यहाँ पर थोड़ी सी ब्लू लाइट आ रही है, तो कैमरे की जो आँख है वो उसको रेड रेड, ब्लू ब्लू या ग्रीन ग्रीन नहीं देख पाती, वो उसको कुछ और ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो वाइट बैलेंस है वो करेक्ट नहीं है, यानी कि कैमरे की जो आंखें हैं वो कमज़ोर हो गई हैं। अब आपको एक चश्मा जो है वो अपने कैमरे को पहनाना है ताकि कैमरा रेड को रेड, ग्रीन को ग्रीन, ब्लू को ब्लू, वाइट को वाइट, ब्लैक को ब्लैक देख सके। तो इसे इन शॉर्ट कहेंगे कि हम उस कैमरे का वाइट बैलेंस करेक्ट करते हैं। जब आप वाइट बैलेंस करेक्ट कर लेते हो तो आपकी पिक्चर्स भी जो है बिल्कुल परफेक्ट स्किन टोन के साथ में नज़र आती है। अदरवाइज़ आपकी पिक्चर थोड़ी सी येलोइश आएगी, ऑरेंजिश आएगी, या कई बार जो है बहुत ही वियर्ड कलर आपकी पिक्चर्स में दिखाई देते हैं। तो वाइट बैलेंस को ज़रूर समझिए। उसके बाद दोस्तों जो चौथी सबसे बड़ी गलती बिगनर फोटोग्राफर्स करते हैं, दे डोंट रीड अबाउट कलर टेम्परेचर्स। अब कलर टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कौन से कलर टेम्परेचर के अंदर हमें कौन सा कलर टेम्परेचर किस सिचुएशन में यूज़ करना चाहिए। डे लाइट का कलर टेम्परेचर कितना होता है, कैंडल लाइट का कलर टेम्परेचर कितना होता है, या जिस तरह से मैं अभी बैठा हूँ ट्यूब लाइट के अंदर शूट कर रहा हूँ तो भैया उसका कलर टेम्परेचर कितना होता है।
और किस टाइम पे कितना कलर टेम्परेचर रखना चाहिए। तो यहाँ इसके ऊपर मैं दोस्तों मैं आने वाले टाइम में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन आपको कलर टेम्परेचर के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कलर टेम्परेचर के बारे में नहीं जानते दोस्तों, तो पिक्चर्स में क्या होता है कि आपका जो पिक्चर है वो कई बार बहुत ही कूल या कई बार बहुत ही वार्म नज़र आती है, क्योंकि आपका कलर टेम्परेचर ही ठीक से सेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों कि आपको कलर टेम्परेचर की पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है, उसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, और उसे हम सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे यूज़ करते हैं उसे प्रैक्टिकली करके देखना है। तब जाके आपका कलर टेम्परेचर और वाइट बैलेंस पे जो अच्छे से हाथ सेट होगा, और तब जाके आप देखोगे कि आपकी फ़ोटोज़ के अंदर जो है फिनिश कमाल का आने लगेगा। उसके बाद दोस्तों बात करें हम पांचवी गलती की। अब पांचवी गलती ये होती है दोस्तों कि बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स को ये फ़र्क ही नहीं पता होता कि जेपेग और रॉ में क्या डिफरेंस होता है। वो हमेशा जेपेग में ही शूट करते हैं। अब जेपेग में आप शूट करोगे दोस्तों तो आपकी पिक्चर इन कैमरा ही प्रोसेस हो जाएगी। अब बाद में उसके अंदर अगर आपको थोड़े हाईलाइट्स एंड शेडोज़ में करेक्शन करना है, एक्सपोजर में करेक्शन करना है, वाइट बैलेंस में करेक्शन करना है, थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर थोड़ा सा ट्विक करना है अपनी इमेज की सेटिंग्स को, एक्सपोजर को, तो वो आप नहीं कर पाओगे, वो पिक्चर और भी ख़राब हो जाएगी। लेकिन अगर आप रॉ पे शूट करते हो तो वहाँ पर डेटा पूरा एज इट इज़ रॉ डेटा होता है, जिसे हम कहते हैं रॉ डेटा। और वहाँ पर हम एक पूरा, जैसे कि पुराने टाइम में जब हम फिल्म पे शूट करते थे और बाद में डार्क रूम में ले जाके उसे प्रोसेस करते थे, इसी तरह से जो है हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम कहते हैं भैया लाइट रूम, या कोई जो कैमरे के साथ आता है, वहाँ पर आप उसे बाकायदा अगर आपने रॉ पे शूट किया है तो आप सारी चीज़ें उस पर करेक्ट कर पाओगे। या जो भी आप गलतियाँ कर गए हो, चाहे वो आपका वाइट बैलेंस हो, चाहे आपका एक्सपोजर हो, चाहे हाईलाइट्स एंड शेडोज़ हो, तो यहाँ पर आपको एक फ़र्क समझना है कि जेपेग को कब यूज़ करना है, रॉ को कब यूज़ करना है। जेपेग, कुछ फोटोग्राफर्स को जेपेग के बगैर काम ही नहीं चलता, तो वहाँ पर आपको, अगर आप फोटो जर्नलिज्म में है या ऐसी जगह जहाँ पिक्चर आपको अभी शूट करके अभी डिलीवर करनी है, तो भाई वहाँ तो आपको जेपेग पे शूट करना है। बट आपके पास में टाइम है, आपको क्वालिटी इमेजेस देनी है, तो वहाँ पर आप रॉ पे शूट करिए। लेकिन शूट करने से पहले आप दोनों का फ़र्क समझिए। जेपेग वर्सेस रॉ पे मैं दोस्तों 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ, आप ढूंढ लेना मेरे चैनल पे, आपको मैंने उसमें पूरा डिटेल में बताया है, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे, क्या मतलब है और कहाँ हम किस तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों छठी सबसे बड़ी मिस्टेक की जो बिगनर फोटोग्राफर करते हैं, वो है कि दे आर डूइंग बेसिकली ऑल इनकरेक्ट सेटिंग्स व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन। यानी कि कंपोजिशन करते वक्त उनकी जो कैमरा एंगल्स हैं, या उनका जो कैमरा को होल्ड करने का तरीका है, या फोटोज़ लेने का तरीका है, तो ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो बराबर नहीं होती। कभी उन्होंने हेड स्पेस के ऊपर ज़्यादा जगह छोड़ दी, कभी साइड में जगह छोड़ दी। तो भैया इसमें आप जो है थोड़ा सा इसकी पढ़ाई करिए, आप थोड़ा सा समझिए कि भाई रूल ऑफ थर्ड्स क्या होता है, और आप ये समझिए कि भाई कंपोजिशन जो है वो किस तरह से काम करती है फोटोग्राफी के अंदर। तो अच्छे फोटोग्राफर्स की वेबसाइट पे जाइए, उनकी फ़ोटोज़ को देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से हेडशॉट्स लिए हैं, किस तरह से पोर्ट्रेट्स लिए हैं, किस तरह से जो है उन्होंने 3/4 पिक्चर्स लिए हैं, किस तरह से फुल लेंथ पिक्चर्स ली है, किस तरह से उन्होंने प्रॉप्स के साथ को पिक्चर को कंपोज किया है, और किस तरह से उन्होंने जो है एक्शन शॉट्स को लिया है। तब जाके दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कि यार कंपोजिशन हमें कैसे करनी है। अब यहाँ पर हम ध्यान ही नहीं दें, एक बिगनर फोटोग्राफर, मान लीजिए आप किसी का पोर्ट्रेट ले रहे हैं, तो पोर्ट्रेट तो आपने ले लिया, बट साथ में बैकग्राउंड भी आ रहा है, बैकग्राउंड में 50 चीज़ें और आ रही है जो अनवांटेड हैं, आपने वो सब भी शूट कर लिया। तो ये चीज़ जो है दोस्तों आपकी जो फोटोग्राफी को जो है बिल्कुल ही एमेच्योर, बहुत ही एक बेसिक लेवल की बना देती है। तो वो चीज़ें मत करिए दोस्तों। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंपोजिशन जो है या किस तरह से होती है फोटोग्राफी में, और सबसे अच्छा तरीका है उसमें आप जितने भी टॉप फोटोग्राफर्स हैं उनका आप काम ज़रूर देखिए, उससे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने पिक्चर्स की कंपोजिशन कैसे की है। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहाँ मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ दोस्तों, मेरा कमर्शियल काम डाला हुआ है, और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डाल दिया मैंने यहाँ पे, तो वहाँ पर आप देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। मेरी वेबसाइट पे भी आप देख लीजिए। और मेरे अलावा दोस्तों बहुत एक से एक फोटोग्राफर है दुनिया में, आप उनका काम देखिए। जब आप काम देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि उन्होंने पिक्चर्स को किस तरह से फ्रेम किया है, कैसे कंपोज किया है। तो कंपोजिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करें दोस्तों 7th यानी कि 7वीं मिस्टेक की, और वो जो है वो भी बड़ी खतरनाक मिस्टेक है। वो ये है कि आप ज़्यादातर क्या करते हो कि भैया पिक्चर्स को बहुत ओवर एडिट कर देते हो। तो ओवर एडिटिंग भी नहीं करनी है, या बैड एडिटिंग जो है उससे आप थोड़ा सा दूर रहिए। बहुत सारे फोटोग्राफर्स क्या करते हैं कि फ़ोटोज़ अच्छी लेते हैं, पिक्चर्स रॉ में या आप जो भी जेपेग में ले रहे हो, पिक्चर बहुत खूबसूरत है, बट आप जब उसको अपने कंप्यूटर पर लेकर आते हो तो बहुत दुनिया भर का उसके अंदर पता नहीं क्या क्या ऐड कर देते हो, जिससे आपका जो पिक्चर के अंदर जिसका भी आपने फ़ोटोज़ लिए हैं उनके स्किन टोन जो है वो अननेचुरल नज़र आते हैं, पिक्चर के अंदर डिटेल जो है उसका वो लॉस्ट हो जाती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पिक्चर को कम्प्लीटली अननेचुरल बना देती हैं, जबकि आपकी जो ओरिजिनल पिक्चर थी वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश करते हो कि उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के चक्कर में आप उसके अंदर इतनी सारी अनवांटेड टूल्स आप यूज़ कर देते हो फ़ोटोज़ पे, जो कि रिक्वायर्ड ही नहीं है।
तो यहाँ पर आपको बहुत ही सटल होना है, बहुत ही समझना है कि भाई मैं जो अपनी एडिटिंग कर रहा हूँ वो एडिटिंग कहाँ पर ज़रूरत है। आप पहले पिक्चर को देखिए, समझिए कि उसमें एडिटिंग की किस किस पार्ट में ज़रूरत है। आप सिर्फ वही एरिया जो है एडिट करिए, ना कि पूरा एक उसको चमकाने का पाउडर लगा के जो है चमकीली पिक्चर या खूबसूरत बनाने की कोशिश मत करिए। देखिए फोटोग्राफी के अंदर एक बात को ध्यान रखिए, आप जितनी पिक्चर नेचुरल, जितनी डिटेल के साथ आएगी, जितनी शार्प होगी, जितनी जो है उसके अंदर एक फिनिश होगी, पिक्चर वही अच्छी लगती है। और आखिरी सबसे बड़ी गलती, यानी कि आठवीं गलती दोस्तों जो एक बिगनर फोटोग्राफर करता है, वो करता है इनकरेक्ट लाइट सेटिंग्स। अब इनकरेक्ट लाइट सेटिंग्स से मेरा क्या मतलब है कि आप चाहे नेचुरल लाइट में शूट कर रहे हो, या आप स्ट्रोब लाइट के साथ में, या आप शूट कर रहे हैं फ्लैश लाइट के साथ में, अगर आपने अपनी लाइट को ठीक से सेट ही नहीं किया, आपने कितनी एनर्जी लेवल चाहिए, कितने डिस्टेंस पे रखना है, कैसे लाइट सब्जेक्ट पे थ्रो हो रही है, तो जब तक आपने लाइट को ठीक से समझा ही नहीं दोस्तों, तो आप एक्सपेक्ट कैसे करोगे कि आपकी पिक्चर जो है खूबसूरत दिखाई दे। देखिए फोटोग्राफी में हमेशा बोलता हूँ, फोटोग्राफी इज़ नथिंग बट अ गेम ऑफ लाइटिंग, और फोटोग्राफी में लाइटिंग ही सब कुछ है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ध्यान देना है कहीं पे, तो वो देना है आपको लाइटिंग पे। और लाइटिंग जो है दोस्तों वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई बार जो है 2 से 4 साल लग जाते हैं, जब जाके आपको समझ में आता है कि भाई लाइटिंग के ऊपर मेरा कमांड अब आने लगा है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लाइट को समझेंगे। मैं एक बेसिक आपको सिर्फ ये बता देता हूँ कि लाइटिंग बेसिकली क्या है। देखिए दोस्तों, जब भी हम फोटोज़ लेते हैं तो हमारे पास में या तो नेचुरल लाइट है, लाइट सोर्स, यानी कि जब हम आउटडोर में शूट कर रहे हैं, या हम इंडोर में शूट कर रहे हैं जहाँ हम स्ट्रोब लाइट को यूज़ कर रहे हैं या फ्लैश को। अब वो कितनी लाइट थ्रो कर रहा है, किस तरह से लाइट थ्रो हो रही है आपके सब्जेक्ट पे, और उसका इम्पैक्ट कैसा आ रहा है जब आप अपना शटर रिलीज बटन दबाते हो, सेंसर पे कैसे उस लाइट को वो कैप्चर कर रहा है अलॉन्ग विद सब्जेक्ट। यहाँ पे उस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप बैड लाइटिंग, आपके पास में लाइट बहुत महंगी ले रखी है लोगों ने, बट पिक्चर्स अच्छी नहीं आती, कारण ये है कि उन्होंने लाइटिंग, उनको पता ही नहीं लाइट कैसे काम करती है, सॉफ्ट बॉक्स है उसका क्या यूज़ होता है, ब्यूटी डिश है वो किस तरह से काम में आती है, सिल्वर ब्यूटी डिश है, वाइट ब्यूटी डिश है, अम्ब्रेला जो है उसको कैसे, वो लाइट को कैसे डिफ्यूज़ करता है, कितने एंगल पे लाइट जा रही है, किस तरह से लाइट जो आपके सब्जेक्ट पे थ्रो हो रही है उसको कैसे मीटर करना है, कितना एक्सपोजर रखना है, कितना नहीं रखना है, कहाँ पर लाइट डालनी है, कहाँ से लाइट को हटाना है, किस तरह से लाइट को बाउंस कराना है, किस तरह से लाइट को हाईलाइट करना है, किस तरह से लाइट के साथ में प्ले करना है। अब आपको अगर ये सब नहीं आप नहीं इस पर ध्यान दोगे तो आपकी फ़ोटोज़ कैसे अच्छी आएंगी। तो दोस्तों सुनने में थोड़ा आसान लगता है, लेकिन जब आप करने जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि एक छोटी सी छोटी मिस्टेक जो है आपकी पिक्चर को ख़राब कर देती है। और एक अगर आपने छोटी सी छोटी सावधानी ली तो वही पिक्चर बिल्कुल एक अल्ट्रा प्रो नज़र आती है। तो लाइटिंग इज़ नॉट डिफिकल्ट, ओनली प्रैक्टिस इज़ रिक्वायर्ड। तो लाइट को आप फाइन ट्यून करना ज़रूर सीखिए, और इसके लिए आपको महंगे गियर की ज़रूरत नहीं है। आप बिगनर हैं, आप सबसे पहले अपना हाथ साफ करिए, नेचुरल लाइट में आउटडोर में जाइए, सनलाइट में या अलग अलग वेदर के कंडीशंस में शूट करिए, वरांडा में शूट करिए, पेड़ के नीचे शूट करिए, खुले आसमान में शूट करिए, खुले मैदान में शूट करिए। लेकिन वहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि लाइट कितनी अवेलेबल है और कैसे आ रही है। अब दोपहर के 12 बजे आप खुले मैदान में शूट करोगे तो पिक्चर आपकी ख़राब ही आने वाली है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा गियर तो है नहीं, आपके पास कोई एक्सपेंसिव कोई ऑफ कैमरा फ्लैश तो है नहीं कि आप सनलाइट को ओवर पार करके जो है आप उसको कंट्रोल कर लोगे। अभी आप बिगनर हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कितने बजे कौन सी कहाँ पर लाइट कंडीशन कैसी होती है। सो यू हैव टू रीड द लाइट। आप जहाँ भी खड़े हो आपको लाइट को रीड करना है, कौन सी जगह कितनी लाइट है। कैमरा नहीं भी आपके पास में, कहीं और भी जा रहे हैं तो आप लाइट को पढ़ना सीखिए। तो लाइट जितनी आप स्टडी करोगे दोस्तों वो आपको बहुत ही काम आने वाली है। तो यहाँ पर आपको बस ये 8 मिस्टेक्स पे ध्यान देना है, और ये ऐसी 8 मिस्टेक्स है दोस्तों जो मैंने आज आपको बताया, ये हर बिगनर फोटोग्राफर जाने अनजाने में करता है। तो आज से आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फोटो शूट करेंगे तो ये जो मैंने मिस्टेक्स बनाई इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में चारों 8 पॉइंट लिख लीजिए, और जब आप फोटो शूट करें तो आप चेक कर लीजिए कि ये सर ने बताया था ये मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और आप देखोगे कि 4-5 महीने में आपकी फोटोग्राफी में डेफिनेटली फ़र्क आएगा। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो चैनल कर दो जल्दी से सब्सक्राइब। इसी तरह की फोटोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स ट्यूटोरियल देखने के लिए जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।